हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे रीतिकालीन कवियों के जीवन क्रम और उनकी रचनाओं का जो क्रम है उस पर। इससे पहले हमने आदिकाल भक्तिकाल के प्रमुख कवियों और रचनाओं के क्रमों पर बातचीत कर लिया है। उम्मीद है कि आप सभी को जो भी आगामी एग्ज़ाम देना है उसके दृष्टिकोण से लाभ मिल रहा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। तो चलते हैं सीधे हम रीतिकाल पर बातचीत करते हैं और उनके कवियों के क्रम और रचनाओं के क्रम को देखेंगे। इसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कई क्वेश्चंस जो रिपीट टाइप के हों, लेकिन अभ्यास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ याद करना पड़ता है, चाहे वह रचना और लेखक कौन है, ऐसे प्रश्नों को याद करना हो, चाहे जीवन क्रम को याद करना हो, चाहे रचनाओं के क्रम को याद करना हो, तो उसके लिए बार बार अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लेक्चर में आप देखेंगे कि जितने भी रीतिकालीन कवि हैं, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं और किनसे लगातार सवाल पूछा जाता है, चाहे वो क्रम के अनुसार हो, चाहे रचनाओं से संबंधित हो। तो आपका मुझे उम्मीद है कि पूरा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखते हैं जो पहला सवाल है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो कई बार आरोही और अवरोही को लेकर जो विद्यार्थी हैं उनमें दिक्कत होने लगती है कि ये क्या होता है। अवरोही का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, और आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, तो इसमें क्या बताना होगा कि जो सबसे पहले जन्म लिया उसके बारे में बताना है, और इसमें क्या होता है जो सबसे छोटा होता है वहाँ से शुरू किया जाता है। तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे समझें। ठीक है, तो खैर ज़्यादातर यही आता है कि जो सबसे बड़ा रहता है वो पहले, फिर जो बाद में होता है, फिर क्रम से उससे छोटे लोगों का आपको क्रम बताना पड़ता है। तो जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कवियों का जीवन काल सही आरोही क्रम में कौन सा है, तो अगर उसके दृष्टिकोण से देखें तो हम पहले ऑप्शंस के आधार पर ही इसको देखने की कोशिश करेंगे, फिर जो सही होगा उस पे हम बात करेंगे। अभी आप आंसर को ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है। पहले देखिए कि कैसे सही आंसर्स हो रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो भूषण का जो जन्म हुआ था ये 1613 ईस्वी में हुआ था। मतीराम का जन्म हुआ 1617 ईस्वी में। बिहारी 1595 ईस्वी में, ठीक है। और देव का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। तो ये तो आप देख रहे हैं कि भूषण 1613, मतीराम 1617, बिहारी 1595 और देव 1673। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो भूषण हैं और मतीराम ये दोनों भाई हैं। रीतिकाल में 4 भाई हैं, जिसमें कि चिंतामणि, ठीक है, भूषण, मतीराम और जटाशंकर, CBMJ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। जटाशंकर का नाम थोड़ा कम आता है। तो देखिए भूषण जो हैं वो मतीराम से करीब 4 साल बड़े हैं। तो अब तो हम जान गए इनका जो जन्म वर्ष कौन कौन सा है, ठीक है। तो अब हम क्रम मिलाते हैं कि इसमें सही ऑप्शंस क्या हो सकता है। तो पहले आएगा 1595, फिर 1613, 1617 और 1673 ईस्वी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी, और आगे हम प्रश्नों को ऐसे ही हल करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। कालानुक्रम पूछ रहा है, इसका मतलब कि प्रकाशन वर्ष के हिसाब से बताना है। तो देखते हैं, पहला ही रसिक प्रिया दिया हुआ है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1591 ईस्वी में, ठीक है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, जो कि केशव द्वारा लिखी गई कविता है, ठीक है। इसी से संबंधित एक आ जाता है रस प्रिया, ठीक है, जो कि रेणु की कहानी है। तो कई बार एग्जाम में रसिक प्रिया और रस प्रिया भी ऑप्शंस में रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से हम अलग चीज़ पे चले गए, लेकिन ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रसिक प्रिया का जब जिक्र होगा तो रस प्रिया भी आपको जानना जरूरी है। खैर, रसिक प्रिया 1591 में इसका प्रकाशन हुआ था, जो केशव की रचना है। फिर दूसरी जो रचना है 1650 ईस्वी में, कवि कल्पतरु, जो कि चिंतामणि की रचना है। इसके बाद
जो काव्य निर्णय ये 1746 ईस्वी में जो भिखारी दास की रचना है, और रस रहस्य जो कि 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कुलपति मिश्र इसके लेखक हैं। तो पहले विकल्प में हमने देखा प्रकाशन वर्ष को, अब इसको हमको क्रम के हिसाब से करना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, आपको याद हो जाएगा बार बार इसको अगर लिखेंगे तो। कवि कल्पतरु 1650 ईस्वी में। तो ये तो दोनों क्रम सही है। इन्हीं में उल्टा हुआ है, 1670 में रस रहस्य, 1746 में काव्य निर्णय। तो हमने प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान में रखा और जो भी इसके कवि हैं उनके बारे में भी हमने बताया। पहली रचना है केशव दास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र और भिखारी दास। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में जो सवाल पूछा जा रहा है कि जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम है। अब 4 कवियों का नाम दिया है, बल्कि 5 कवियों का नाम दिया है इसमें, बल्कि यहाँ पर दोहरा दिया है, देव को 2 बार लिख दिया है। ठीक है, अक्सर 4 ही कवि रहते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि पहले ऑप्शंस में ही देख लेते हैं कि जन्म कब कब इन लोगों का हुआ है। अभी हमने बताया पिछले में ही कि जो देव है उसका जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। केशव इसमें नए आ रहे हैं, केशव का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में। चिंतामणि भी नए हैं, तो चिंतामणि का जो जन्म हुआ था 1609 ईस्वी में। जैसा कि मैंने बताया कि चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर ये सब भाई थे, तो चिंतामणि सबसे इसमें बड़े हैं। ठीक है, और पद्माकर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, पद्माकर 1753 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो हमने सबके जन्म के बारे में देख लिया। अब इसको क्रम के अनुसार हम करते हैं। तो सबसे पहले कौन आएंगे? केशव का नाम होना चाहिए। केशव को देख लेते हैं। केशव के बाद दूसरे नंबर पे आना चाहिए चिंतामणि। तो अब देख रहे हैं कि ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। केशव, चिंतामणि, देव, फिर पद्माकर। पद्माकर सबसे आखिरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो 1555 केशव। कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि कैसे हम याद करें, तो ऐसे ही लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, और इधर 1673 में देव और 1753 में हो गए पद्माकर। तो इसी तरीके से याद करिए। अगला जो प्रश्न है उस पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो फिर से वही सवाल पूछा गया है। अब देख लेते हैं। केशव का 1555, अब याद हो गया होगा। बिहारी का 1595, भूषण 1613, और जो सेनापति है वो 1589 में इनका जन्म हुआ था, सेनापति का। तो अब देखते हैं कि क्या विकल्प के अनुसार सही कोई ऑप्शन है इसमें। तो पहले नाम होना चाहिए सबसे पहले केशव दास का। तो केशव दास यहाँ पर भी पहले है और यहाँ पर भी पहले हैं। फिर दूसरे नंबर पे होने चाहिए आपके बिहारी। तो बिहारी देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ, बल्कि दूसरे नंबर पे सेनापति होने चाहिए, सेनापति। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर सेनापति हैं। फिर नंबर होना चाहिए बिहारी का, फिर भूषण का। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी ऑप्शंस में ये वाला क्रम नहीं दिखाई पड़ रहा है। केशव, फिर केशव के बाद सेनापति, सेनापति के बाद होने चाहिए बिहारी, बिहारी के बाद होने चाहिए भूषण। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा जवाब इसमें जो भी पेपर सेट किया गया था यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में ध्यान नहीं दिया गया है। तो फिलहाल आप आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इनके जन्म काल को अपने मन में रखिए, ताकि आपका सवाल गलत ना हो। बाकी इसको यूजीसी नेट ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था एक तरीके से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। फिर से वही सवाल उसी टाइप का आया हुआ है। हर ऑप्शंस में कुछ नए कवि शामिल हो जा रहे हैं, जिसका ही तो आपको अभ्यास करना है। अब धीरे धीरे आपको याद हो गया होगा कि जो केशव हैं वो 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1617, और घनानंद जो हैं वो हैं, घनानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1673 ईस्वी में। ठीक, तो इस हिसाब से सबसे पहले होने चाहिए केशवदास, बिहारी, मतीराम, फिर घनानंद। तो सही ऑप्शंस इसमें ए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन बनेगा 1555 केशव, 1595 बिहारी,
1617 मतीराम और 1673 ईस्वी में, बल्कि 1673 नहीं है इनका, 1673 में तो देव का जन्म हुआ था। ये 1679 ईस्वी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 1679 ईस्वी में घनानंद का जन्म हुआ था, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे हम देखते हैं, धीरे धीरे आप सभी को याद हो गया होगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर भी सही अनुक्रम ही पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, बिहारी 1595, देव 1673, भिखारी दास जो हैं वो, उनका जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में, और पद्माकर का 1753 में। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा वो ए ही हो जा रहा है। ए जो ऑप्शन है वही सही क्रम में है। तो अब धीरे धीरे सारे रीतिकालीन कवियों का जो जन्म क्रम है, खासतौर से जो मेन कवि हैं जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका आपको जन्म वर्ष याद हो गया होगा। जब भी किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर सवाल आएगा तो भी आप उसका आंसर लिख देंगे। अब हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। फिर से उसी तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, तो आप याद रखिए, भूषण जो है 1613 ईस्वी। अब आपको ध्यान में रखना है कि भूषण हो गए चाहे चिंतामणि हो गए, यहाँ पर इन चारों भाइयों का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि 1609 में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, 1609 में कौन थे? चिंतामणि। और फिर 1613 में भूषण, फिर 1617 में मतीराम, और जो सबसे छोटा भाई इनका था उनका 1620-21 में जन्म हुआ होगा, तो वो हो गए जटाशंकर, जिनका कि बहुत कम पूछता है, मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। तो अब याद हो गया होगा। हो सकता है कि कभी एग्जाम में इन्हीं चारों का नाम पूछ दे और जन्म क्रम के अनुसार, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, भूषण का हो गया 1613, चिंतामणि का 1609, केशव का 1555, और सेनापति का हो गया 1589, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन होने चाहिए? केशवदास। तो आप देख रहे हैं कि एक इकलौता ऑप्शन जो है वो ही सी है जो कि इसमें आ रहा है। तो 1555 नीचे लिख दे रहा हूँ, फिर से आपको याद हो जाएगा। फिर 1589, फिर 1609, फिर 1613। इस हिसाब से सबका जन्म क्रम आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। अब रचना काल के अनुसार पूछ रहा है, तो अब देखिए, भिखारी दास का था 1750, चिंतामणि 1609, देव 1673। अब इसमें एक नया नाम आ रहा है, महाराज जसवंत का। तो अब जसवंत का जो जन्म हुआ था वो 1626 ईस्वी में हुआ था। तो इसका मतलब कि जसवंत जो हैं वो देव से बड़े हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कैसे होगा। पहले नाम आना चाहिए चिंतामणि का, ठीक, तो चिंतामणि यहाँ पर आ गए। फिर दूसरे नंबर पे नाम आना चाहिए महाराज जसवंत, जो 1626 में है, वो आ रहे हैं। फिर 1750 में आना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे आना चाहिए देव, जो 1673, और चौथे नंबर पे आना चाहिए भिखारी दास, जो कि 1750 में है। तो थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं इसके नीचे ही लिख दे रहा हूँ, 1609, ये 1626, 1673, और ये हो गया 1750 में। अब एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। अब कृतियाँ दी गई हैं, तो कृतियों को ध्यान में रखते समय दो चीज़ें ध्यान में रखना, एक तो प्रकाशन वर्ष को, और दूसरा इनके लेखकों का भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखते हैं इसमें जो अंग दर्पण है, अंग दर्पण के लेखक हैं रसलीन, ठीक, और इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ है वो 1737 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है, 1737 ईस्वी में। वीरवारिस बोधा। व्यंग्यार्थ कौमुदी के लेखक हैं प्रताप शाही, ठीक, प्रताप शाही। और मधुर प्रिया के लेखक हैं पजनेस। रीतिकाल जब आप पढ़ेंगे तो एक कवि हैं पजनेस, ठीक है। तो अब इनके क्रम के अनुसार बताना है।
तो इसमें दो रचनाओं का ही क्रम पता है, बाकी इन दोनों का क्रम नहीं पता चलता है। अंग दर्पण नीचे लिख दे रहा हूँ, 1737 ईस्वी में है अंग दर्पण, और इसके लेखक कौन हैं? रसलीन। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे जो रचना आ रही है वो विरह वारिस है। इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पता है, लेकिन इसको ऐसा माना जाता है कि जो बोधा हैं वो रसलीन के बाद हैं। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे 1825 ईस्वी में व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्यार्थ कौमुदी के जो रचनाकार हैं प्रताप शाही, उनका नाम आता है, प्रताप शाही का। ठीक, और जो आखिर में सबसे आखिरी रचना है वो है मधुर प्रिया, जिसका कि प्रकाशन वर्ष नहीं पता है, लेकिन पजनेस जो है सबसे आखिरी में है। ठीक है, मधुर प्रिया के जो राइटर हैं वो हैं पजनेस। तो अब आपको इस प्रश्न के माध्यम से दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एक तो रचनाक्रम और दूसरे उनके लेखकों का नाम भी पता चला होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए। अगले प्रश्न पर बात करें तो ये रिपीटेड टाइप का गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? सही क्रम इसमें दिया है पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशवदास। तो अब आप देख लीजिए कि नीचे वाले ऑप्शन से हम देखते हैं, केशवदास 1555, चिंतामणि 1609, बिहारी 1595 और पद्माकर का था 1753। तो इस हिसाब से केशवदास के बाद नाम आना चाहिए किसका? बिहारी का नाम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूजीसी नेट वालों ने चिंतामणि को रख दिया है, और बाकी जो भी क्रम है वो तो सही है। तो मतलब 90% जो आंसर इसका सही होगा डी होगा, वरना सही क्रम क्या होना चाहिए? सही क्रम अगर देखा जाए तैयारी के हिसाब से आपके आगे आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो केशव के बाद आना चाहिए था यहाँ पर बिहारी, फिर चिंतामणि, फिर इसके बाद पद्माकर। ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है यूजीसी नेट के पेपर में। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर भी अब आपको धीरे धीरे सारे कवियों के जो जन्म वर्ष हैं मन में बैठ गए होंगे, इतना प्रैक्टिस हो गई होगी। अगला प्रश्न है कि इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? फिर से आ गया रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतुवर्णन, रस रहस्य। तो पहले तो ये है कि इनके रचनाकारों का नाम पता होना चाहिए। तो पहला जो है रसिक प्रिया वो हैं केशव, श्रृंगार मंजरी जिसके लेखक हैं वो हैं चिंतामणि। ठीक, और षड ऋतु वर्णन के लेखक हैं ग्वाल, और रस रहस्य के लेखक हैं कुलपति मिश्र। तो ये तो आपको लेखकों का पता चल गया। अब इनका जो क्रम है, जाहिर सी बात है कि केशव पहले रहेंगे, फिर चिंतामणि बाद में रहेंगे, फिर उनके बाद जो भी और कवि हैं वो रहेंगे। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो ए ही है। तो अब हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। नीचे में प्रकाशन वर्ष लिख दे रहा हूँ ए के अनुसार, आप ध्यान में रखिएगा। जो रसिक प्रिया है इसका प्रकाशन वर्ष 1591 ईस्वी है, यानी कि जो बिहारी है उनसे 4 साल पहले इसकी रचना हो गई थी, बिहारी के जन्म के पहले। तो मतलब केशवदास उनसे बहुत बड़े थे, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। दूसरी जो रचना है वो 1643 ईस्वी में है, चिंतामणि, जबकि चिंतामणि का जन्म 1609 ईस्वी में हुआ था। तीसरी रचना है जिसका कि प्रकाशन हुआ 1650 ईस्वी में, ग्वाल, और उनके अगली रचना है जो रस रहस्य है कुलपति मिश्र की 1670 ईस्वी में। तो ये क्रम हो गया। अगले प्रश्न पर बाकी कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शंस दिया गया है जिसमें कि नाम है केशव, सेनापति, देव, पद्माकर। तो अब तो आप लोगों को धीरे धीरे याद हो गया होगा। हम नीचे के लाइन से ले लेते हैं। केशव का 1555, देव 1673, सेनापति 1589 और पद्माकर जो है वो है 1753। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शंस होना चाहिए, केशवदास के बाद दूसरे नंबर पे आने चाहिए सेनापति। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ए है।
मतलब 1555, फिर 1589, फिर हो गया 1673, फिर 1753। तो जैसे ही आप इन अंकों को देखिए, 1555 केशवदास, 1589 सेनापति, 1673 देव, 1753 पद्माकर। जैसे हम इतिहास में विभिन्न संधियों को और जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्धों को याद करते हैं, वैसे ही युद्ध स्तर पे इन कवियों और रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को हमें याद करना पड़ेगा। याद करने का यही एक टेक्निक हो सकती है। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। फिर से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से है, मतलब कि जीवन काल के दृष्टिकोण से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो घनानंद है, घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में, मतीराम 1617 ईस्वी में, बिहारी 1595 में और पद्माकर 1753 ईस्वी में। तो अब इस क्रम के अनुसार पहले नंबर पे किसे आना चाहिए, उनका नाम है बिहारी को आना चाहिए। देख रहे हैं बिहारी, फिर दूसरे नंबर पे मतीराम, तीसरे नंबर पे घनानंद, फिर पद्माकर का नाम आना चाहिए। तो अब धीरे धीरे आप सभी को तुरंत इस प्रश्न का जवाब हल कर लिया होगा आपने। और देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। तो देखिए इसमें जो आ रहा है जल्दी जल्दी उसको पहले लिख लेते हैं। 1673 देव, आप देख रहे हैं सूरत मिश्र इसमें नया ऑप्शन आया है, तो पहले देख लेते हैं। भूषण 1613, जसवंत 1626 और जो सूरत मिश्र हैं इनका जन्म हुआ था 1709 ईस्वी में। तो इस क्रम के अनुसार सबसे बड़ा जो हुआ वो कौन है, भूषण, फिर दूसरे नंबर पे होंगे जसवंत, तीसरे नंबर पे देव, फिर चौथे नंबर पे सूरत मिश्र। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है जो कि इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विचार किया रीतिकालीन कवियों के जन्म वर्ष पे और रचनाओं के क्रम पर। तो कुल मिला जुला के इतना ही प्रश्न थे जिनमें कि रीतिकालीन कवियों के क्रम और रचना क्रम से सवाल बनते हैं। बाकी जो भी टेक्निकली प्रश्न बनते हैं उन पर भी हमने आप लोगों को बताया, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अब तक आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के जितने भी कवियों के रचना क्रम और जीवन क्रम पर मैंने बताया, कहीं से भी घुमा फिरा कर अगर सवाल आया तो भी आप उसे हल कर लेंगे। बस थोड़ा सा आप सभी को एक मेहनत ये करना है कि अब सभी का जन्म वर्ष पता चल गया, रचना क्रम भी पता चल गया, उसका प्रकाशन वर्ष भी पता चल गया, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके उसको सीरियल वाइज लिख लीजिए, वरना कभी दिमाग में आएगा तो इस पर भी एक वीडियो बना देंगे जिसको कि आप क्रमशः पूरा याद कर लें। बाकी ये तो आपके प्रैक्टिस के हिसाब से था, और जो परीक्षा का मोड है, जो पैटर्न है, उसको भी समझने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया था। तो हो सकता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।